हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे दोस्तों ऐसी टॉपिक है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता होगा पेपर में। तो दोस्तों, जीन पियाजे से कम लगभग 75% क्वेश्चन जीन पियाजे से पूछता है सीटेट पेपर में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीन पियाजे को। तो दोस्तों, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे कैग्निटिव डेवलपमेंट थियरी कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मतलब जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला है, इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। किसका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था और इस विकास का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। अगला है, इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को अगले टॉपिक में बताया गया है, यहाँ देखिए, इन्होंने अपने बच्चों और आस पास पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इस सिद्धांत इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी जो जीन पियाजे ने अपने बच्चों और आस पास पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान और ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है या अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बालक में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। डिफिनेशन जैसे, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जीन पियाजे ने बताया है दोस्तों कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बहुत ही मोस्ट लाइन है ये। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा फिर से। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है कि नन्हे वैज्ञानिक कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है? तो जीन पियाजे कहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा और याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों, बच्चे, जैसा बताया गया है, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग देखिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है अनुकूलन। आइए अनुकूलन देखते हैं। अनुकूलन वातावरण के अनुसार तो दोस्तों, अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया हैं। पहला है आत्मसात्करण और दूसरा है समायोजन। तो आइए देखते हैं पहले तो दोस्तों, पहले हम लोग अनुकूलन को देखेंगे। अनुकूलन के बारे में बताया गया है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया हैं। आत्मसात्करण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसात्करण कहलाता है। तो क्या कहलाता है आत्मसात्करण? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से के साथ जोड़ना ही आत्मसात्करण कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग देखिए, काले कुत्ते को देखकर बच्चा वाइट कुत्ते को नहीं पहचान पाता है। तो दोस्तों, जो बालक पहले काला कुत्ता देखा रहता है और जब बाद में मतलब वाइट कुत्ता देखता है, तो अनुमान लगाता है, वही पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है। अनुमान लगाता है कि इसके विचार पर हैं, इसके विचार पर हैं। ऐसे अनुमान लगा के वह पूर्व ज्ञान से जोड़कर
आत्मसातकरण कर लेता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया है समायोजन। समायोजन देखिए, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे जैसे कुत्ता को देखकर बिल्ली को, मतलब पहले कुत्ता को देखा रहता है फिर बिल्ली को देखता है, तो इसमें भी देखता है कि बिल्ली के भी 4 पाँव हैं, बिल्ली भी उसी आकार जैसी दिख रही है। तो वह तो फिर वो अनुमान लगाता है, तो देखता है कि कुत्ता जो है कि भौं भौं कर रहा है और बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो वह पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है। तो दोस्तों इस तरह से वह उसकी आवाज़ से भाव और अंतर कर लेता है कि इसके जैसा ये भी है लेकिन अंतर है इसमें, क्योंकि ये कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो यही पूर्व ज्ञान के साथ परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक दिया गया है समय धारण संतुलन। समय धारण संतुलन क्या होता है? साम्य धारण या संतुलन, साम्य धारण को ही संतुलन कहते हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है स्कीम्स या स्कीमा। तो स्कीम्स और स्कीमा के बारे में देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों स्कीम्स में बताया गया जाता है कि अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। जैसे तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, स्कीम्स में अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। संगठित करने की बात कर रहा है इसमें। तो अनुभव या व्यवहार को, यानी वह सब्जी को, पहले उसका सब्जी खाने का मन किया, वह गया सब्जी लाया, फिर काटा, फिर पकाया, यानी संगठित किया इन चीज़ों को, उसके बाद आलू पनीर की सब्जी बनाया। तो इस तरह से संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को करता है वो। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अगला है दोस्तों स्कीमा। स्कीमा को देखते हैं हम लोग। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। इसे ही स्कीमा कहते हैं। जैसे मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर रहती हैं, पहले से रहती हैं, वह उसी चीज़ का प्रयोग करके विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। इसे स्कीमा कहते हैं। जैसे में देखिए आप लोग, जैसे बालक पहले दूध देखता है, फिर पानी को देखता है, तो दूध और पानी में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, दूध को देखता है तब भी वो दूध समझता है, पानी को देखता है तब भी दूध समझता है कि कोई सही है। फिर वो कौवा को देखता है, कौवा भी उड़ रहा है, कबूतर भी उड़ रहा है। तो इस तरह से वो कौवा को देख के मतलब कबूतर समझता है, दूध को देख के भी, पानी को भी देख के दूध समझता है। तो दोस्तों इसे ही स्कीमा कहा जाता है। तो आइए दोस्तों अगली टॉपिक देखते हैं। आगे दिए गए हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। तो दोस्तों पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे पहला संवेदी अवस्था। तो आइए देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था क्या होता है। तो दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था को सीनियरी मोटर स्टेज कहा जाता है। यह 0 से 2 वर्ष के समय को कहा जाता है संवेदी पेशी अवस्था। दोस्तों इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है बच्चा? दोस्तों इस अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे हाथ, आँख, कान, नाक, हाथ, जीभ, इन सबों के माध्यम से सीखता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखिए। इसमें इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे मान लीजिए बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि
इसके घर की चाबी खो गई है और वह बच्चा मतलब इधर उधर घूमते घूमते वो वस्तु को ढूंढ ले रहा है, छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ ले रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इनमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, और यानी बच्चे इसी तरह से अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देते हैं और छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की दूसरा जो नियम है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये दूसरा स्टेज होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। कितना होती है? तो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें देखिए यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। तो दोस्तों यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे पहला दिया गया है जीववाद, एनिमिज्म। मतलब जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, जब सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो दोस्तों जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे वो किसी अलमारी में दब गया है और रो रहा है, तो जब अंतर तो कर नहीं पा रहा था और अचानक से दब जाता है और चिल्ला के रोने लगता है, तो देखते होंगे आप लोग कि अचानक से रोने की आवाज़ सुनकर बालक के माता पिता आते हैं और अलमारी को जैसे मारते हैं। तो जब अलमारी को मारते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है, हंसने लगता है और कहता है और मारिए और मारिए। तो दोस्तों यही है कि मतलब बालक जो है जीववाद में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए ज़मीन पे मान लीजिए गिर गया तो ज़मीन को मारेंगे तो बालक खुश हो जाएगा, हंसने लगेगा, कहेगा और मारिए इसने मुझे मारा है। तो ये होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अहम केंद्रित। अहम केंद्रित के बारे में देखिए। अहम केंद्रित एज क्या होती है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। उसे आइसक्रीम पसंद आएगी तो सबको आइसक्रीम खिलाना चाहेगा। उसे कैडबेरी पसंद आएगी तो आपको भी कहेगा कि आप भी कैडबेरी खाइए। ठीक है। उसी तरह से शादियों में जब लड़कियां जाती हैं तो उन्हें लगता है कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग देखते दूल्हे दुल्हन को हैं, बट इन लोगों को लगता है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक देखिए। अगली टॉपिक है अपलटावीपन। तो दोस्तों अपलटावीपन क्या होता है? देखिए इसमें बच्चा वस्तु संख्याओं समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, 4 और 6 10 होता है ये जानता है, लेकिन 6 और 4 क्या होता है इसमें जल्दी अंतर नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि यहाँ पे दूसरा कुछ होगा। तो उसको 6 और 4 को कर लेगा, लेकिन 4 और 6 को कर लेगा, 10 ला देगा, लेकिन 6 और 4 को उसको लगेगा कि नहीं ये 10 नहीं हो सकता है, ये अलग है। तो ये होता है पलटावेपन। मतलब इसमें बच्चा वस्तु समस्याओं और समस्या आदि का उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगली टॉपिक है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि में कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को 2000 की नोट दीजिए और खूब ज़्यादा 10 सिक्के दीजिए तो वो नोट को लेना नहीं पसंद करेगा। उसे लगेगा कि ये सिक्का ज़्यादा है, सिक्का को लेगा। ठीक है। वो नोट को 2000 की नोट को उसकी महत्व तो नहीं समझता है, तो वो वही मतलब मुद्रा संप्रत्यय में अंतर नहीं कर पाता है। जब 2000 की नोट देंगे तो उसे लगेगा कि ये कम है, और 10 सिक्का दे दीजिए वो 10 सिक्का लेगा, उसको लगेगा ये ज़्यादा है, यही लेगा सिक्का।
इसी तरह से स्कूल जाता है बालक, स्कूल से घर आता है, उसे दूरी में देखिए अंतर, दूरी में भी अंतर नहीं कर पाता है देखिए। उसी तरह से दूरी में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे घर पे जाता है, स्कूल भी जाता है, उसे लगता है कि घर बहुत दूर ही है। तो दोस्तों उसे लगता है कि घर स्कूल की दूरी बहुत ज़्यादा है और घर की दूरी बहुत कम है। तो स्कूल जाने में बहुत दुखी होता है, लेकिन घर जाने में बहुत खुश रहता है बालक। तो इस तरह से दूरी का कंसेप्ट नहीं समझ पाता है। इसी तरह से भार का भी कंसेप्ट नहीं समझ पाता है। मान लीजिए उसे आप 2 किलो रुई दे दीजिए, ठीक, और उसे उसी तरह से 1 किलो की उसे लकड़ी दे दीजिए, ठीक है। तो वो मतलब वो उसको ज़्यादा जो उसे देखने में ज़्यादा रुई लग रहा है, तो वो रुई को ज़्यादा बताएगा, न कि लकड़ी को। 2 किलो की लकड़ी हो और 2 किलो रुई हो तो वो 2 किलो रुई को ज़्यादा बताएगा और लकड़ी को कम बताएगा। तो भार में भी वह अंतर नहीं कर पाता है। इसी तरह से ऊंचाई है, ऊंचाई के बारे में आप लोग देखिए। मान लीजिए यहाँ एक गिलास में दूध है, ठीक है, और इसी आकार की गिलास यहाँ पर रखी गई है, ठीक। नहीं ये नहीं, अगला देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो दोस्तों इसी तरह से बालक जो है कि आप उसे छोटी गिलास और बड़ी गिलास में अंतर वो गिलास में भी अंतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उसकी समझ उतना नहीं है, इसलिए इसका भी कंसेप्ट वह समझ नहीं पाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक पूरी आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक अगला टॉपिक है दोस्तों केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन। केंद्रीकरण का इंग्लिश में कंसंट्रेशन भी कहते हैं। इसमें देखिए, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जीन पियाजे की तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? तो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा भार, संरक्षण क्रम, निर्धारण की योग्यता और कंसेप्ट का गुण आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस एज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक अपलटावीपन, जीववाद, मुद्रा भार और संरक्षण क्रम, निर्धारण की योग्यता आदि कंसेप्ट को सीख चुका होता है। ये सब गुण आ जाते हैं। अगला टॉपिक है आगमन तर्कड़ा। आइए इसे देखते हैं। तो दोस्तों आगमन तर्कड़ा क्या होता है, आइए देखते हैं। आगमन तर्कड़ा यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, इसे ही आगमनात्मक तर्कड़ा कहता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए। बच्चा आंसर, बच्चा जानने का प्रयास करता है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। मान लीजिए बालक किसी से पूछ रहा है कि पेड़ ज़रूरी है नहीं हमारे लिए, तो वो बच्चा जवाब देता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेड़ नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी के आधार पे पेड़ के माध्यम से उसे प्रकाश संश्लेषण का पूरा सिंथेसिस समझाएंगे। तो ये हुआ दोस्तों आगमन तर्कड़ा। आइए आगे बढ़ आगे है जीन पियाजे का चौथा सिद्धांत, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। आइए देखते हैं इसे। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो इसमें बच्चा उसमें जैसे चीज़ों को देख के बालक सीख रहा था, मूर्त अवस्था में सीख रहा था। अब यहाँ पे अनौपचारिक अवस्था में 11 से 15 वर्ष की अवस्था में बालक अमूर्त चीज़ों का भी
ज्ञान कर लेता है, ज्ञान आ जाता है। यह संज्ञानात्मक की सर्वोच्च अवस्था, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। अगला है निगमनात्मक तर्कड़ा। निगमनात्मक तर्कड़ा क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। क्या करता है बालक इसमें, निगमनात्मकता में, तर्कड़ा में, तो बालक इसमें नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जीन पियाजे की पूरी टॉपिक हम आप लोगों को समझा चुके हैं, और आप लोग इसे 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो ओके, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।